आज हम एक ऐसे कानूनी सवाल की तह में जाएंगे जो बहुत से लोगों को परेशान करता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत मिले घर में रहने के अधिकार यानी रेजिडेंस ऑर्डर को क्या चैलेंज किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? देखिए, ये कानून महिलाओं को एक बहुत ज़रूरी सुरक्षा कवच देता है और अदालतें इसे बहुत गंभीरता से लेती हैं। लेकिन हमारे सूत्रों में कुछ हालिया कानूनी रणनीतियों और सुप्रीम कोर्ट के 2024-2025 के फैसलों का जिक्र है, जो बताते हैं कि अगर किसी को लगता है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए भी कानूनी रास्ते मौजूद हैं। तो आज हमारा मिशन है इन जटिल रास्तों को समझना, परत दर परत। हम देखेंगे कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस कानूनी शतरंज में कौन-कौन सी चालें चली जा सकती हैं। तो चलिए इस पर गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस पड़ताल को शुरू करने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। घरेलू हिंसा अधिनियम मतलब PWDVA एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। इसे आप एक तरह से कानूनी दुनिया का फर्स्ट एड बॉक्स समझ सकती हैं। इसका पहला काम है चोट पर तुरंत मरहम लगाना, यानी पीड़ित को तत्काल सुरक्षा देना। बाद में यह जरूर देखा जाता है कि चोट कितनी गहरी है या असली है भी या नहीं, लेकिन पहली प्राथमिकता हमेशा तत्काल राहत होती है। इसीलिए अदालतें इसके आदेशों, खासकर निवास के अधिकार के आदेश को बहुत आसानी से रद्द नहीं करती। ये फर्स्ट एड बॉक्स वाली बात बहुत अच्छी है। मतलब अदालत का पहला झुकाव हमेशा सुरक्षा देने की तरफ होता है। हाँ, तो फिर अगर किसी को लगता है कि ये फर्स्ट एड गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो इस कानूनी शतरंज की पहली चाल क्या होती है? शुरुआत कहाँ से होगी? पहली और मतलब सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उसी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है जहां से ये ऑर्डर जारी हुआ है। इसे हम ट्रायल स्टेज की चुनौती कह सकते हैं। यहाँ बचाव पक्ष को कुछ बहुत ठोस तर्क देने होते हैं। सबसे पहला और सीधा तर्क ये कि पहली नजर में, जिसे हम प्रिमा फेसी कहते हैं, घरेलू हिंसा का कोई मामला ही नहीं बनता। यानी जो शिकायत की गई है उसमें अधिनियम की धारा 3 में बताई गई शारीरिक, आर्थिक, भावनात्मक या यौन हिंसा का कोई ठोस सबूत या विवरण ही नहीं है। अच्छा, मतलब सिर्फ कह देना काफी नहीं है, कुछ तो आधार दिखाना होगा। और अगर आरोप लगाए भी गए हैं तो क्या कोई और बड़ा तर्क है जिसपे ये पूरा केस टिक सकता है? हाँ, और वो शायद सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तर्क है शेयर्ड हाउसहोल्ड का कॉन्सेप्ट। बचाव पक्ष को ये साबित करना होता है कि जिस घर के लिए निवास का आदेश मांगा गया है, वो कानून की परिभाषा में शेयर्ड हाउसहोल्ड है ही नहीं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के 2020 का सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा का मामला एक मील का पत्थर है। आहूजा केस, हाँ, इसके बारे में मैंने स्रोतों में पढ़ा है। इसने तो शेयर्ड हाउसहोल्ड की परिभाषा ही बदल दी थी, है ना? वो मालिकाना हो, किराए का हो या कोई और अधिकार होना जरूरी है। तो अगर घर सास ससुर का अपना कमाया हुआ है, मतलब उनकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और उसमें बेटे का कोई कानूनी हिस्सा नहीं है, तो उस घर पर बहू को निवास का अधिकार नहीं दिया जा सकता। नहीं दिया जा सकता। यह एक बहुत बड़ा बचाव है। ये तो बहुत अहम पॉइंट है, खासकर भारत के संयुक्त परिवार वाले सिस्टम में। तो पहला हो गया सबूतों का अभाव, दूसरा हो गया कि घर शेयर्ड हाउसहोल्ड नहीं है। मजिस्ट्रेट के सामने और क्या तर्क रखे जा सकते हैं? एक और तर्क है आरोपों की प्रकृति। कई बार शिकायत में बहुत ही गोलमोल और सामान्य आरोप लगा दिए जाते हैं, जिन्हें अदालतें मेयर वेग एंड बोल्ड एलिगेशंस कहती हैं। जैसे मेरे साथ बुरा बर्ताव किया जाता था या मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। अगर इन आरोपों के साथ कोई कॉन्क्रीट घटना, तारीख या कोई विवरण नहीं है, तो अदालतें मान सकती हैं कि ये सिर्फ परेशान करने के लिए लगाए गए हैं। साथ ही कुछ मामलों में मौजूदा स्थिति भी एक आधार बनती है। मान लीजिए महिला अपनी मर्जी से पिछले 2 साल से अपने माता पिता के साथ रह रही है और अब अचानक निवास का अधिकार मांग रही है। या फिर कुछ दुर्लभ मामलों में अगर उसकी दूसरी शादी हो चुकी है तो भी साझा घर में रहने का अधिकार खत्म हो जाता है। समझ गई। तो मजिस्ट्रेट के स्तर पर मुख्य रूप से सबूतों, संपत्ति के मालिकाना हक और आरोपों की गंभीरता पर ध्यान देना होता है। लेकिन मान लीजिए कि इन तर्कों के बावजूद मजिस्ट्रेट का आदेश बरकरार रहता है, क्या तब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं या फिर अपील का कोई दरवाजा खुला है? नहीं, रास्ते बंद नहीं होते। ये तो बस पहला लेवल था। अगला कदम है सेशन कोर्ट में अपील करना। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 29 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के 30 दिनों के अंदर सेशन कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। इसे पहली अपील कहते हैं।
और क्या सेशन कोर्ट में नए सिरे से सब कुछ साबित करना पड़ता है या तर्क वही रहते हैं? तर्क लगभग वही रहते हैं, लेकिन यहाँ एक नया जज, एक सीनियर जज, पूरे मामले को एक नई नज़र से देखता है। सेशन कोर्ट में भी यही साबित करना होता है कि पहली नज़र में डीवी का केस नहीं बनता या प्रॉपर्टी शेयर्ड हाउसहोल्ड नहीं है। एक और महत्वपूर्ण तर्क जो सेशन कोर्ट में अक्सर उठाया जाता है वो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग। अच्छा। अगर ये दिखाया जा सके कि ये केस किसी और मकसद से, जैसे तलाक के मामले में दबाव बनाने के लिए किया गया है, तो सेशन जज अंतरिम आदेश पर रोक लगा सकते हैं या उसे रद्द भी कर सकते हैं। अच्छा, तो सेशन कोर्ट एक तरह से सेफ्टी नेट का काम करता है। लेकिन यहाँ से बात असल में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो स्रोत हमने देखे हैं वो इशारा करते हैं कि असली गेम चेंजर तो अब हाईकोर्ट बन गया है। ये कैसे हुआ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस कानून के क्षेत्र में सबसे बड़ा और हालिया विकास है। पहले इस बात पर बहुत कानूनी बहस चलती थी कि क्या हाईकोर्ट घरेलू हिंसा के मामलों में सीधे दखल दे सकता है, क्योंकि इन मामलों को सिविल नेचर का माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में सौरव कुमार त्रिपाठी मामले में इस बहस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो प्रक्रिया पहले महीनों या सालों तक निचली अदालतों में फंसी रह सकती थी, अब उसे सीधे हाईकोर्ट ले जाकर एक झटके में खत्म करवाया जा सकता है, अगर मामला वाकई बेबुनियाद हो। ये तो पूरी कानूनी रणनीति को ही बदल देता है। एग्जैक्टली, यही इसका सबसे बड़ा प्रभाव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों यानी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, जो उसे सीआरपीसी की धारा 482, अब नए कानून बीएनएसएस में धारा 528 से मिलती है। इस शक्ति का इस्तेमाल करके हाईकोर्ट घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत चल रही पूरी कार्यवाही को या उसके किसी भी आदेश को, जिसमें निवास का आदेश भी शामिल है, रद्द यानी कॉश कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये याचिका किसी भी स्टेज पर दायर की जा सकती है। अरे वाह! मतलब हाई कोर्ट अब एक तरह से गेट कीपर की भूमिका निभा सकता है, ताकि जो मामले पहली नज़र में ही गलत लग रहे हैं वो सिस्टम को और जाम ना करें। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल कदम लगता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इतनी बड़ी शक्ति देता है, तो क्या इससे निचली अदालतों के फैसलों का महत्व कम नहीं हो जाता? क्या हर कोई सीधे हाई कोर्ट भागने की कोशिश नहीं करेगा? बहुत अच्छा सवाल है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का ध्यान रखा है। हाई कोर्ट अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल हर मामले में नहीं करता। वो इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों के लिए बचा कर रखता है, जहां उसे लगता है कि अगर दखल नहीं दिया गया तो न्याय का घोर मजाक उड़ जाएगा। वो कुछ बहुत ही ठोस आधार देखता है। और वो ठोस आधार क्या है? हाईकोर्ट किन खास परिस्थितियों में अपनी इस ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति का इस्तेमाल करता है? सबसे पहला और आम आधार तो वही है जब शिकायत और सबूतों को देखकर पहली नजर में ही ये साफ हो कि घरेलू हिंसा का कोई मामला बनता ही नहीं है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने भी 2024 के एक फैसले में यही कहा था कि अंतरिम निवास का आदेश तभी तक जायज है जब तक प्रथम दृष्टया डीवी का मामला दिखे। दूसरा बड़ा आधार है शेयर्ड हाउसहोल्ड का न होना। अगर दस्तावेजों से ये शीशे की तरह साफ है कि प्रॉपर्टी में पति का कोई हक ही नहीं है, तो हाईकोर्ट कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोक सकता है। और अगर पति पत्नी का रिश्ता ही खत्म हो चुका हो, जैसे तलाक हो गया हो, तब क्या होता है? यह तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। अगर घरेलू संबंध पहले ही कानूनी तौर पर खत्म हो चुका है, यानी तलाक हो चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट के 2025 के एक फैसले के मुताबिक तलाक के बाद पत्नी का निवास का अधिकार आमतौर पर खत्म हो जाता है, जब तक कि एलिमनी या सेटलमेंट में उसे ये अधिकार अलग से न दिया गया हो। और चौथा और सबसे शक्तिशाली आधार है कानून का दुरुपयोग, अब्यूज ऑफ प्रोसेस। अगर हाईकोर्ट को ये यकीन हो जाए कि शिकायत झूठे आरोपों मतलब मिलिशियस एप्लीकेशन के साथ सिर्फ बदला लेने या परेशान करने के लिए की गई है, तो वो इसे रद्द कर सकता है। क्या इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि एक पति पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा है। अब पति पर दबाव बनाने के लिए पत्नी अपने 80 साल के ससुर, जो दूसरे शहर में रहते हैं और सालों से उनसे मिले भी नहीं हैं, उनके खिलाफ भी घरेलू हिंसा का केस डाल देती है। यहाँ अदालत साफ देख सकती है कि इसका मकसद सुरक्षा पाना नहीं, बल्कि सिर्फ दूसरे पक्ष को परेशान करना और मामले में घसीटना है। इसे कहते हैं अब्यूज ऑफ प्रोसेस, और ऐसे मामलों में हाई कोर्ट जरूर दखल देगा। ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझाता है। लेकिन जैसा आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति के इस्तेमाल पर कुछ लगाम भी लगाई होगी। हाँ, बिल्कुल। मई 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में सभी हाई कोर्ट्स को यह हिदायत दी है
कि इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत संयम और सावधानी से किया जाना चाहिए। अदालत ने याद दिलाया कि PWDBA का मूल उद्देश्य महिलाओं का संरक्षण करना है, इसलिए कार्रवाई को बहुत हल्के में या सिर्फ तकनीकी आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए। तो एक संतुलन बनाया गया है। तो ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन असल दुनिया में कोर्ट के बाहर अगर किसी को इस रास्ते पर चलना है तो उसे क्या तैयारी करनी चाहिए? व्यावहारिक रूप से पहला कदम क्या होना चाहिए? तैयारी ही सब कुछ है। सबसे पहली और जरूरी सलाह है कि तुरंत किसी ऐसे वकील से संपर्क करें जो घरेलू हिंसा अधिनियम के मामलों का विशेषज्ञ हो। हर कानून की अपनी बारीकियां होती हैं और एक अनुभवी वकील ही सही रणनीति बना सकता है। दूसरा कदम है सबूत इकट्ठा करना। बिना सबूतों के कोर्ट में हर तर्क खोखला है। किस तरह के सबूत सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? सबसे जरूरी है संपत्ति के दस्तावेज, रजिस्ट्री, सेल डीड, जो ये साबित करे कि मालिकाना हक किसका है। अगर पति किराएदार है तो रेंट अग्रीमेंट। फिर आय का प्रमाण। अगर पुरानी कोई पुलिस शिकायतें हैं तो उनकी कॉपी। अच्छा। तलाक या अलगाव से जुड़े कोई कागजात हैं तो वो, और अगर गवाह हैं जैसे पड़ोसी या रिश्तेदार जो सच बता सकें तो उन्हें भी तैयार रखना जरूरी है। और अदालत में अपनी बात रखने का सबसे सही तरीका क्या है? सिर्फ वकील की बहस काफी है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ मौखिक बहस पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक विस्तृत लिखित जवाब या हलफनामा, जिसे एफिडेविट कहते हैं, दाखिल करना बेहद जरूरी है। इसमें शिकायत में लगाए गए हर एक आरोप का बिंदुवार जवाब होना चाहिए और अपने पक्ष के सारे सबूतों की कॉपी उसके साथ लगानी चाहिए। एक अच्छा लिखित जवाब आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। और आखिर में समय सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेशन कोर्ट में अपील के लिए 30 दिन की डेडलाइन होती है। अगर हाईकोर्ट जा रहे हैं तो बेवजह की देरी आपके केस को कमजोर कर सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट तक सारी लड़ाई लड़ ली गई, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिली। क्या इसके बाद भी कोई आखिरी दरवाजा है? हाँ, आखिरी विकल्प है सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP, स्पेशल लीव पेटिशन, दाखिल करना। ये संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक असाधारण उपाय है, लेकिन यहां उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हर मामले की सुनवाई नहीं करता है। वो सिर्फ उन्हीं मामलों को सुनता है जिनमें कानून का कोई बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल शामिल हो, जिसे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। वो निचली अदालतों की तरह तथ्यों की जांच पड़ताल दोबारा नहीं करता, इसलिए यहां सफलता की दर बहुत कम होती है। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि जहां घरेलू हिंसा कानून महिलाओं के लिए एक मजबूत ढाल है, वहीं 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इसके दुरुपयोग के खिलाफ एक कानूनी तलवार भी मुहैया कराई है। हाईकोर्ट को अब यह साफ शक्ति दी गई है कि वो प्रक्रिया के दुरुपयोग को शुरुआती दौर में ही रोक सके। बिल्कुल, लेकिन ये याद रखना होगा कि चुनौती का आधार और सबूत बहुत ही ठोस और अकाट्य होने चाहिए। चाहे वो शेयर्ड हाउस होल्ड का मुद्दा हो, घरेलू हिंसा के सबूतों का अभाव हो या फिर प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप। बिना मजबूत आधार के ये आदेश खारिज नहीं होते, क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा था, अदालत का पहला काम उस फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल करके पीड़ित को तत्काल सुरक्षा देना ही रहता है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है जिस पर सोचना जरूरी है। ये स्रोत हमें बताते हैं कि एक आदेश को कैसे रद्द करवाया जाए, लेकिन जब अदालतें किसी सुरक्षात्मक कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसे कानूनी संतुलन बनाती हैं, तो इस प्रक्रिया का उन असली पीड़ितों पर क्या असर पड़ता है जिन्हें वाकई में सुरक्षा की जरूरत है? क्या एक लंबी, महंगी और जटिल कानूनी लड़ाई का डर उन्हें इस फर्स्ट एड बॉक्स तक पहुंचने से ही रोक सकता है?